हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की इकोनॉमी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। मतलब हिंदी में बोले तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आखिर ग्लोबलाइजेशन सुन के आपके दिमाग में आ गया होगा, भाई आखिर है क्या भला, जल्दी बता दो। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आप ऐसे समझो कि भाई पहले जो आप कचौड़ी समोसे खाया करते थे, समोसे खाया करते थे, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद कूल लोंडे बन गए। कौन से कूल लोंडे दिखने के लिए आप पिज्जा मैगी खा रहे हो क्या? पिज्जा और बर्गर खाने लगे। तो वो किस कारण से? वो ग्लोबलाइजेशन के कारण से। आज आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो क्या करती है? वो मॉल जाकर बोलती है मैकडी से पिज्जा और बर्गर खाना है बाबू। लेकिन वो पहले किसके हाथ की फुल्की खाया करती थी? वो पहले कल्लू भैया के हाथ की पानीपुरी खाया करती थी, जो कि आज मैकडी के पिज्जा और बर्गर खाने के लिए डिमांड रखती है। तो वो किस कारण? वो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन के कारण। किसके कारण? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन तो समझ लिए इस कारण, लेकिन ग्लोबलाइजेशन आया कैसे? ग्लोबलाइजेशन के कारण तो हम खा ही रहे हैं पिज्जा बर्गर, हम यूज कर रहे हैं क्या क्या यूज कर रहे हैं? आईफोन यूज कर रहे हैं, टाटा कंपनी का नाम सुना होगा, है ना? टाटा हो गया, और एयरटेल या यूज कर रहे हैं आप जो। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ग्लोबलाइजेशन के कारण ही तो आ रही है जो कंपनी आ रही है। तो भाई आखिर जो मैकडी कंपनी है, मान के चलो मैकडी कंपनी है, वो किसके कारण आई? ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब आखिर ग्लोबलाइजेशन आया किसके कारण? ये भाई साहब, ग्लोबलाइजेशन किसके कारण आया? ये आया एमएनसी के कारण। किसके कारण आया दोस्तों? एमएनसी के कारण। अब भैया आखिर तुमने उलझा दिया यार कि भाई अब ये एमएनसी क्या बला है? अब भैया ये है एमएनसी बला मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। क्या है दोस्तों? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मींस मल्टीनेशनल कंपनी। अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या है भैया? यार एमएनसी के थ्रू आया ग्लोबलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में। क्या है? ग्लोबलाइजेशन आया। अब ये एमएनसी क्या है? बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी होती है। क्या होती है? ये बड़ी कंपनियां होती हैं जो भाई एक देश में नहीं ठहरती हैं। वो मतलब एक देश की जगह हर देश में अपना बिजनेस फैलाती हैं। उससे हम क्या बोलते हैं? बड़ी क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। मान के चलो एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक देश में ना ठहर कर वो दौड़ लगाती है जितने देश उससे मिल जाए वहां पे व्यापार करने के लिए। क्यों? बस प्रॉफिट कमाने के लिए। किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। उससे हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब एमएनसीज। अरे यार, मैंने आपको ये पहले चीज बता दी, चलो कोई ना। इससे पहले हमें एक चीज और समझना था। क्या समझना था? इससे पहले हमें एमएनसी समझने से पहले हमें एक चीज ये समझना है कि भैया इंडिया बिफोर एमएनसीज और ग्लोबलाइजेशन, मतलब एमएनसीज और ग्लोबलाइजेशन के पहले हमारा भारत कैसा था? कैसा था भारत हमारा एमएनसीज और ग्लोबलाइजेशन के पहले? मतलब वैश्वीकरण और बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पहले हमारा भारत देश कैसा था? तो भैया हमारा जो भारत देश था हमारा देश था, हम क्या करते थे? हम भैया अपनी कंट्री के अंदर ही, विद इन द कंट्री, हम अपनी कंट्री के अंदर ही मतलब प्रोडक्शन करते थे, लार्जली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब बड़े बड़े उत्पादन किया करते थे हमारे कंट्री के अंदर। मतलब हम अपने देश के अंदर ही बड़े पैमाने पर उत्पादन किया करते थे। ठीक है, जब ये एमएनसीज और ग्लोबलाइजेशन नहीं आए थे। क्या नहीं आया था? जब ये बला नहीं आई थी, ग्लोबलाइजेशन और एमएनसीज बला, तो हम क्या करते थे? तो हम ये करते थे भैया, क्या करते थे? बड़े बड़े उत्पादन करते थे हमारे देश के अंदर ही। हम क्या करते थे भैया? ट्रेड वाज मेन चैनल टू कनेक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज। मतलब भैया हम सिर्फ बाहर की कंट्रियों से क्या करते थे? सिर्फ ओनली रिलेशन के नाम पर, मतलब एक क्या बोलते हैं, रिश्ता बनाने के नाम पर, मतलब दूसरी कंट्रियों से रिश्ता जोड़ने के नाम पर उनसे ट्रेड किया करते थे, मतलब व्यापार किया करते थे, सिर्फ ओनली रिलेशन के नाम पर, अपनी दोस्ती के नाम पर उन दूसरे देशों से हम क्या करते थे? ट्रेड किया करते थे, ओनली व्यापार। और तीसरी चीज क्या थी भैया? इंडिया क्या करता था? एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल। मतलब भारत देश हमारा क्या करता था? कच्चे माल का निर्यात किया करता था। मतलब हम लोग क्या करते थे? कच्चा माल हमारे यहाँ ज्यादा हुआ करता था। ये कच्चे माल के चक्कर में तो ये पूरे जो ब्रिटिश लोग आए थे, इन्हें जो राज करके गए हैं, वो इसलिए तो करके गए। तो हम भैया क्या करते थे? इंडिया से हम क्या करते थे? एक्सपोर्ट क्या करते थे? रॉ मटेरियल को, मतलब कच्चे माल का हम निर्यात करते थे। और क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे। अच्छा, मतलब क्या करते थे? इंपोर्ट, अच्छी चीज, अच्छे सामान इंपोर्ट किया करते थे। मतलब जो हमारे देश के अंदर जो सामान नहीं मिल रहा है, जो सामान बन नहीं रहा है, तो हम उसका क्या करते थे? दूसरे देशों से निर्यात कर लेते थे। अब भैया जो कच्चा माल है हम उसको
क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। सिंपल। तो हमारा भारत देश एमएनसीज और ग्लोबलाइजेशन के पहले कैसा था, हम भैया तीन चीज थी, बड़े उत्पादन क्या करते थे, बड़े पैमाने पर देश के अंदर ही उत्पादन किया करते थे। दूसरा क्या करते थे, रिलेशन के नाम पर हम दूसरे देशों से व्यापार किया करते थे, ट्रेड किया करते थे। तीसरी क्या बड़ी चीज थी, तो तीसरी सबसे बड़ी चीज ये थी कि भैया एक्सपोर्ट क्या करते थे हम, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा जो माल होता था उसको निर्यात करते थे, और जो माल हमारे पास नहीं होता था और जो सामान नहीं होता था हम उसका आयात कर लेते थे। तो सिंपल ये हो गया। अब भैया हमने एमएनसीज कंपनी पे आते हैं, ठीक है। तो एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी के आने से पहले हमारा भारत देश ऐसा था। अब ये था कि भैया अभी एमएनसीज मैंने आपको भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, एमएनसीज कंपनी ये वो होती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, बड़ी कंपनियां ये वो होती है मल्टीनेशनल कंपनियां जो एक देश में ना ठहर कर, मतलब एक देश में ना रुककर अलग अलग देशों में अपना व्यापार फैलाकर रखती हैं, मतलब अलग अलग देशों में व्यापार फैलाकर रखती हैं, वो क्या कहलाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, मींस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब भैया क्या होता है, अब ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, लोकल में जाके उनसे जो लोकल कंपनियों से टाई अप भी कर लेती हैं, है ना। तो होता क्या है, MNCs is a company that own or control production in more than one country। मीन्स क्या हो गया, ये भैया एक कंपनी में ठहर कर अलग अलग देशों में अपना व्यापार फैलाती है और उन पर स्वामित्व और नियंत्रण रखती है। क्या करती है, कंट्रोल रखती है, अपना स्वामित्व और कंट्रोल रखती है। उसको क्या बोलते हैं, एमएनसीज कंपनी। इनका भैया एम क्या होता है, एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है भैया ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मींस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कम दाम पर लागत। अब भैया क्या करते हैं, प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हैं और कम दाम पर इनको लेबर मिल जाए, कम दाम पर लागत इनकी, मतलब जो सामान बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस चीज का, वो कम दाम लागत पर वो बन जाए। तो इनकी दो रिक्वायरमेंट होती है, दो उद्देश्य होते हैं हमेशा। बाहर जब दूसरे देशों में व्यापार अपना बिजनेस फैलाते हैं तो क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ पैसा कमाने जाते हैं, भर भर के पैसा कमाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों में जाके भर भर के पैसा कमाते हैं। और ये क्या करते हैं, कम उत्पादन के लिए, दो चीज के लिए, इनको जिस भी देश में दो चीज मिली, क्या मिली, मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कम लागत दाम पर इनको लेबर मिल गई, इनको कम दाम लागत पर सामान मिल गया, माल मिल गया इनको बनाने के लिए, और मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिल गया। तो भैया दौड़े बिल्कुल गाड़ी से रुकते ही नहीं है, दौड़ के निकले, कार से बिल्कुल एरोप्लेन बैठे और दूसरे देशों में निकल लिए। उन्होंने क्या करा, वहां जाके तुरंत जाके अपना सेटअप जमा दिया, और सेटअप जमा के और सबसे ज्यादा क्या करते हैं, मैक्सिमाइज प्रॉफिट और मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मींस ज्यादा प्रॉफिट और कम दाम लागत पर क्या करते हैं, वहां पे कच्चा माल और लेबर इनको प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है। अब ये एक दिमाग में एक और चीज बुलाती है, क्या आती है भैया, हाउ एमएनसी स्प्रेड दियर प्रोडक्शन, मतलब एमएनसी मल्टीनेशनल जो कंपनियां होती है वो कैसे अपने इस प्रोडक्शन को फैलाती हैं, कैसे उत्पादन फैलाती हैं, किस तरह से अपने व्यापार को फैलाती हैं। तो भैया इसका एक वो है, इसका एग्जांपल अपन लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, इसका एग्जांपल अपन लेते हैं आईफोन कंपनी का। क्या लेते हैं, मान के चलो ये आईफोन कंपनी है, ये आईफोन कंपनी है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, इसने क्या करा, मैन्युफैक्चर कहां पे किया, चाइना में क्या करा, मैन्युफैक्चर किया। असेंबल कहां पे किया, इंडिया में, वियतनाम में, मैक्सिको में और थाईलैंड में। कहां पे किया दोस्तों, थाईलैंड में। और तीसरा यहां पे क्या किया, चाइना में क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, चाइना में मैन्युफैक्चर किया। असेंबल कहां पे किया, आईफोन को ये किया इसने अपने कहां पे, चाइना में, सॉरी वियतनाम में, इंडिया में और अपना क्या हो गया, थाईलैंड में, ठीक है, और मैक्सिको में। इंडिया, वियतनाम, मैक्सिको, थाईलैंड में, इंडिया, वियतनाम, मैक्सिको, थाईलैंड में इसने क्या करा, असेंबल किया। और इसने क्या किया, आईफोन कहां की कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी है, मतलब अमेरिका की कंपनी है। कहां की है, यूएस बेस्ड कंपनी, मतलब अमेरिका की कंपनी है। भाई साहब जब ये अमेरिका की कंपनी है, चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही है, कहां कर रही है, चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही है, मतलब चाइना में बना रही है, ठीक है। और इंडिया में क्या कर रही है, असेंबल कर रही है, इंडिया में असेंबल कर रही है। जब इंडिया में असेंबल कर रही है, वियतनाम में असेंबल कर रही है और यूएस से बना रही है, तो इससे आप क्या समझे, इससे ये समझे भाई
ये कोई भी मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं वो एक देश में नहीं ठहरती हैं। मतलब यूएस की कंपनी आईफोन, चाइना में इसने क्या करा, मैन्युफैक्चर किया, इंडिया और मेक्सिको में क्या करा, असेंबल किया, और इसने क्या करा, चौथे देश में अपना कॉल सेंटर खोल दिया। क्या करा, चौथे देश में कॉल सेंटर खोल दिया। यूएस की कंपनी आईफोन है, इसने चाइना में मैन्युफैक्चर किया, इधर इंडिया में जाके क्या करा, असेंबल किया, और यहां पे इसने कॉल सेंटर खोल दिया किसी चौथे देश में। तो ऐसा क्यों होता है भैया? ऐसा इसलिए होता है, उनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। क्या कमाना है? प्रॉफिट। और क्या बताया था मैंने, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कम दाम में क्या हो जाता है, इनको वो मिल जाता है, माल मिल जाता है, लेबर मिल जाती है, वहां पे कॉस्टली जमीनें मिल जाती हैं, ठीक है, और वहां की गवर्नमेंट इनको ज्यादा साथ दे देती है। तो इस वजह से ये एक जगह ना ठहर कर दौड़ लगाकर दूसरे देशों में चले जाते हैं। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। अब इससे होता क्या है, इससे इनको भैया 50 से 60%, मतलब 50% से 60% तक, कितने परसेंट तक, 60% तक इनकी जो लागत है ना, कॉस्ट सेविंग हो जाती है। क्या हो जाती है? लागत। मतलब जो लागत इनकी होती है वो सेविंग हो जाती है, मतलब बचत हो जाती है 50 से 60% दूसरे देशों में भाग जाने से। दूसरे देशों में मतलब कंपनी पे कंपनी खोल देने से इनकी लागत बच जाती है और कॉस्ट ऑफ सेविंग हो जाती है 50 से 60%। अब एक और एग्जाम्पल समझ लो, ये भैया बड़ी कंपनी है, कौन सी, एमएनसी, और ये क्या करते हैं, ये यूएस है ना, अब ये क्या करते हैं, दूसरे देशों में जाके अपना अपना खोल दिए कंपनी। ठीक है, कंपनी खोल दी, या वहां पे कोई कंपनी है उनसे टाइप कर लिया, जैसे वहां पे कोई दूसरी कंपनी है उनसे टाइप कर लिया, फिर उसको खरीद लिया इनने। तो ये बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं एमएनसीज। ठीक है, ये क्या करती हैं, छोटी मोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं और लात मार के भगा देती, चल बक, मैंने खरीद लिया तेरे सामान को, अब तू क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, जा बक। अब होता क्या है, जो लोकल में जो कंपनियां होती ना, लोकल में टी शर्ट पहनते हैं हम, ब्रांडेड टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। कई बार क्या होता है, लोकल कंपनियां कपड़े बनाती है, टाई अप कर लेते हैं और लोग वो अपना लगा देते हैं, वो बन गया वो ब्रांड। मतलब जो 200 या 300 की टी शर्ट मिल रही थी वो 1000 रुपए की मिल रही है अब टी शर्ट। सिर्फ किस बात के, कपड़े के पैसे नहीं, ओनली किस बात के, टेक का पैसा, मतलब जो लोगो लगा है उस कंपनी का, उसका पैसा मिल रहा है। मतलब एमएनसी का लोगो लगा है कंपनी का, बड़ी कंपनी का, और छोटी कंपनी का कपड़ा बन रहा है, और हम उसे कितने में ले जा रहे हैं, लोगों के चक्कर में, उस लोगों के चक्कर में 1000 रुपए की टी शर्ट ले जा रहे हैं, जहां वो 300 रुपए की टी शर्ट मिला करती थी। ठीक है दोस्तों, आगे आपको अच्छा समझ में, हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा, हमने एमएनसीज पढ़ा, एमएनसीज के पहले ग्लोबलाइजेशन के पहले हमारे भारत को पढ़ा, बिफोर इंडिया, पहले का भारत। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों हमने पढ़ा भी एमएनसीज के बारे में। तो एमएनसीज क्या करती है, एमएनसीज कंपनियां जहां सस्ते दामों पे, चीप दामों पर उन्हें जो चीज मिल जाती है, जहां देशों में जो देश उनको प्रोवाइड करवा देता है, वहां वो दौड़े दौड़े चले जाते हैं। क्या होता है, इस जिस तरह से एग्जांपल ये समझो कि हमारी मम्मियां, जो इंडियन मम्मीज होती है, जो मार्केट जाती हैं, तो भाई अभी कभी आप लोग गए हो तो आपने देखा होगा कि उनसे ज्यादा जो मार्केट वाला होता है या कोई दुकान वाला या सब्जी वाला, अगर वो मोल भाव करने में हमारी मम्मियां सबसे तेज होती हैं। वो क्या करती हैं, बिल्कुल चीप रेट में लेके उनसे सामान लेके भी आ जाती हैं, और हम बेचारे भोले वाले सख्त लोंडे, मतलब सीधे साधे जो लोंडे होते हैं, उन्हें जितना बोला भाई 100 रुपए की सब्जी है या 100 रुपए का सामान है, 200 का है, हमने निकाल के उनको दे दिया। लेकिन जो हमारी मम्मी लोग होती हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है वॉर होने वाली हो, मतलब बड़ा विश्व युद्ध होने वाला। जो अब कभी कभी सब्जी वाले के पास खड़े होकर ऐसा लगता है कि भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है। लोग बोलते हैं कि भाई इस वजह से हो रहा, उस वजह से हो रहा। शायद मुझे लगता है जब मम्मी लोग के साथ मार्केट जाते हैं तो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर वहां से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों उसके बाद से मैं कभी सब्जी लेने नहीं गया, बस एक बार गया था, उसके बाद से जिंदगी में कभी सामान लेने नहीं गया मम्मी के लोगों के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है भाई, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन क्यों होती है, क्योंकि हम लोग को मोलभाव करना आता नहीं है। ठीक है, और उनसे अच्छा कोई सीख नहीं सकता। इसी तरह क्या होता है, एक बिजनेसमैन, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, वो चीप दामों में, मोल भाव बिल्कुल चीप रेट में जाके दूसरे देशों में क्या करती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं। क्या करती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं। जहां सस्ते दामों में लेबर मिल जाए, सस्ते दामों पे वहां पे सुविधाएं मिल जाए उनको, तो वो क्या करती है, वहां से प्रॉफिट निकाल के लेकर आती है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि भाई कंडीशन रिक्वायर्ड टू सेटअप एमएनसीज। जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है बड़ी बड़ी, उनकी मतलब जरूरी शर्तें क्या होती हैं, मतलब आवश्यकता क्या होती है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, क्या होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, उनकी भाई आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, मतलब किसी भी देश में कंपनी को स्थापित करने के लिए। तो भाई सिंपल सा है,
अगर हमारे देश में अगर कोई भी कंपनी को आना है, कोई भी कंपनी आना, तो उनकी शर्तें क्या होंगी, मतलब कैसे आएंगी वो लोग, मतलब कोई भी कंपनी है वो हमारे देश में कैसे आएंगी। तो भैया उसका सिंपल सा जवाब ये है, चीप स्किल, मतलब सस्ते दामों पर आएंगे, मतलब जो सस्ते दाम पे हर चीज होना चाहिए, चीप स्किल होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन अच्छी होना चाहिए भैया, उनकी लोकेशन अच्छी होना चाहिए, लोकेशन जो फैक्ट्री की लोकेशन है वो क्लोज टू द मार्केट होना चाहिए, मतलब मार्केट के पास होना चाहिए जो उनकी लोकेशन है फैक्ट्री की। ऐसा नहीं कि भैया तुमने बोल दिया क्या जंगल में बैठा दिया, तुमने क्या करा उसको शहर से 100 किलोमीटर दूरी पे जंगल बैठा दिया, नहीं तो बोल दिया तुम जाओ एक काम करो लद्दाख में बैठो पहाड़ों के ऊपर वहां पे, अरे ऐसा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लोकेशन क्या होती है, फैक्ट्री उनको चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को, एमएनसी कंपनियों को क्लोज टू द मार्केट, मतलब मार्केट के पास चाहिए उनको लोकेशन, उनकी फैक्ट्री की लोकेशन कहां चाहिए, मार्केट के पास। और चाहिए भैया फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब उनकी भैया पहली डिमांड ये होती है बड़ी कंपनी उनकी कि भैया हमको क्या चाहिए, वहां पे सुविधाएं चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, ठीक है। और आपकी जो सरकारी नीतियां हैं उस पर हमें सुविधा मिलनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने सरकारी नीतियां थोप दी, है ना। तो हमारे इंडिया में कोई कंपनी आना चाहिए तो हमारे इंडिया को किसी सरकार को क्या करना चाहिए, इंडिया की सरकार को उनको सारी भाई इंडिया को हमारी सरकार को बोलना चाहिए भैया आप आओ हमारे देश में, आप व्यापार करो और कंपनियां खोलो, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलो, एमएनसी कंपनी, हम आपको सारी सुविधा देंगे, आप एक बार खोलो हम आपको वो सारी सुविधा देंगे, बिल्कुल चीप रेट पे हर चीज पे देंगे, बस आप कंपनी खोलो, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, सरकार को ऐसी पॉलिसीज लाना चाहिए बड़ी कंपनियों के लिए जिनको उनको भैया सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवा पाए, जहां भी उनको दिक्कत आ रही कोई भी नीतियों में, कोई भी किसी भी जगह पे, तो हमारी सरकार जो होती है वो उनको हर चीज के लिए सुविधा दिलवाए, ठीक है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां फिर आने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। जब ये तीन चीज का मिलन हो जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसीज आने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो हमने क्या क्या रिकॉर्ड होती है हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हम दो चीज की बात करेंगे। अब क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड की। किसकी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड की, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो भाई सिंपल सा है यार, इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंपनीज लाइक एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब भाई जो विदेशी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनी होती है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके देश में आके, तो वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट जब आपके देश में करेगी, बड़ी आपके देश में आके बड़ी बड़ी कंपनी खोलेगी, बड़ी बड़ी मतलब बिल्डिंगें बनाएगी और मतलब जो सामान जो बनाएगी वो बेचेगी, और उसके बाद जो वहां के आसपास के लोग हैं उनको जॉब्स देगी, रोजगार देगी, ठीक है। और जो उनका जो माल है और जो वहां के लोगों को जो उससे कंपनी से फायदा मिलेगा वो क्या होता है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी जो विदेशी निवेश है, जो विदेशी निवेश है मतलब विदेश की कंपनी ने आके आपके यहाँ के इन्वेस्टमेंट किया, मतलब निवेश किया आपके यहाँ के, और उसके बाद लोगों को जॉब प्रोवाइड कराई है, यहाँ पे लोगों को सुविधा दी है और बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं और लोगों को इससे फायदा मिला है, तो वो क्या है, विदेशी निवेश। अब हमारे पास इनसे 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, हाउ डू एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट वेज टू सेट द प्रोडक्शन यूनिट, इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, और डिफरेंट वे एमएनसीज स्प्रेड दियर प्रोडक्शन। ये दोस्तों चारों क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन है। और आपके जो सीबीएसई के जो दद्दा है, जो आपके जो एग्जामिनर, वो ये चारों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। क्या है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेगा, चारों क्वेश्चन है और उनका एक ही आंसर है, उनका एक ही आंसर है, क्योंकि ऐसे जो सीबीएसई जो एग्जामिनर होता है वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका आंसर एक ही होता है, ठीक है। हमें इसका एक ही आंसर मिलेगा। देखे थे चारों क्वेश्चन, उनका एक ही जवाब। क्या है जवाब, चलो देखते हैं क्या है दोस्तों। डिफरेंट वेज एमएनसीज स्प्रेड द प्रोडक्शन, मतलब एमएनसीज का इन्वेस्ट करने का तरीका। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है एमएनसीज का इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है पहला, तो पहला तरीका यह है कि सेटअप जॉइंट प्रोडक्शन, सॉरी सेटअप जॉइंट प्रोडक्शन विथ लोकल कंपनीज। मतलब जो एमएनसीज कंपनी होती है क्या करती है, एमएनसीज कंपनी जो होती है वो लोकल कंपनी के साथ क्या करती है, पार्टनरशिप कर लेती है। क्या कर लेती है दोस्तों, ये पार्टनरशिप कर लेती है। जब ये पार्टनरशिप कर लेती है, कौन करती है, एमएनसीज करती है। एमएनसी कंपनी क्या होती है, लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है, जिससे क्या होता है, एमएनसीज कंपनी को तो, बड़ी कंपनी को तो फायदा होता ही होता है, साथ में क्या होता है, जो हमारी छोटी कंपनी होती है उसके क्या होता है, बेनिफिट क्या होते हैं, छोटी कंपनी को, जो लोकल कंपनी होती है हमारे देश की, जैसे लोकल कोई कंपनी है, उसको बेनिफिट क्या होंगे, उनको मिलेगा बहुत सारा पैसा, मतलब मनी, वो उनकी कमाई क्या है, अंधाधुंध हो जाएगी मनी की, मतलब पैसा अच्छा बहुत ज्यादा मिलेगा। और सेकंड क्या है, सेकंड को ये फायदा रहता है कि भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है।
तो इनको ये फायदा हो जाता है, ये दो फायदे मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? मनी, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाता है इनको, लोकल कंपनियों को, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये अपडेट हो जाते हैं। तो आपका पहला समझ में आ गया होगा, एमएनसी क्या करती है? लोकल कंपनी से पार्टनरशिप कर लेती है, जिनको क्या बोलते हैं? जॉइंट प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइंट प्रोडक्शन। एमएनसी का पार्टनरशिप करना लोकल कंपनी से, तो उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्शन। और लोकल एमएनसी कंपनी को प्रॉफिट के साथ साथ जो छोटी लोकल कंपनी होती है उनको बेनिफिट होता है। तो बेनिफिट के नाम पे क्या होता है? दो चीज होती है, ज्यादा मनी कमाते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, और दूसरा क्या होता है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको मिल जाती है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट देखते हैं, एमएनसीज कंपनी क्या करती है। अब दूसरा हम देखते हैं ना, तो ये एमएनसीज कंपनी क्या करती है? जब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं तो ये क्या करती है? ये एमएनसी क्या करती है? किसको खरीदती है? बाय किसको करती है? ये करती है लोकल कंपनीज को। क्या करती है? लोकल कंपनीज को खरीद लेती है। क्या करती है? लोकल कंपनी को खरीद लेती है। जब भैया लोकल कंपनी खरीद लेती है, एक्सपेंड प्रोडक्शन, मतलब जब ये लोकल कंपनी खरीदती है, आप एग्जांपल देख सकते हैं जिस तरह से जैसे हमारे देश में फ्लिपकार्ट था। अब फ्लिपकार्ट को क्या हुआ? 2018 में यूएस की बड़ी कंपनी मतलब वॉलमार्ट ने कब खरीदा? 2018 में हमारी फ्लिपकार्ट लोकल कंपनी थी, फ्लिपकार्ट एक लोकल कंपनी थी, उसको खरीदा वॉलमार्ट ने। कितने बिलियन में? दोस्तों $16 बिलियन में खरीदा। कितने डॉलर में? $16 बिलियन में खरीदा। किसको? फ्लिपकार्ट को। $16 बिलियन में खरीदा। किसने? वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा। और उसमें क्या करा? फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट में कितने परसेंट हो गया? 82% उसकी साझेदारी हो गई फ्लिपकार्ट में। किसमें हो गई? 82% किसमें हो गई? फ्लिपकार्ट में साझेदारी हो गई। मतलब मान के चलो पूरी कंपनी वॉलमार्ट की हो गई फ्लिपकार्ट। कितनी हो गई? जब 82% उसका इन्वेस्टमेंट है उसमें, मतलब 82% उसकी साझेदारी है, तो भैया और $16 बिलियन में खरीदा इसको फ्लिपकार्ट को, तो फ्लिपकार्ट किसकी हो गई? किसकी हो गई? वॉलमार्ट की हो गई। ठीक है, तो ये क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है लोकल कंपनीज को खरीद लेती है। ठीक है, तीसरा क्या है? जब एमएनसीज कंपनी जब इन्वेस्टमेंट करती है, तो तीसरा हम देखते हैं कि एमएनसीज क्या करती है? प्लेस ऑर्डर करती है। मतलब जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब जो छोटी छोटी लोकल जो कंपनी होती है ना, जो छोटे छोटे प्रोडक्शन वाले होते हैं जो लोकल में, जो छोटे छोटे ब्रांड होते हैं, उनमें क्या करती है? उनको बोलती है भैया तुम एक काम करो, हमसे ऑर्डर लो। भाई जैसे टी शर्ट बनानी नहीं, जीन्स बनाना है, टी शर्ट बनानी है, तो हमारे लिए इतना ऑर्डर बना दो। उसमें क्या करते हैं? जब वो लोग ऑर्डर बना के देते हैं किसको? एमएनसीज बड़ी कंपनियों को, वो सिर्फ इतना करते हैं कि अपना जो टैग होता है, अपना जो लोगो होता है उस टी शर्ट में लगा देते हैं, तो उसके टी शर्ट के दाम बढ़ जाते हैं, मतलब भाव बढ़ जाते हैं। तो वो इतना सारा जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उससे क्या होता है? जो छोटी छोटी कंपनी, छोटे जो होते हैं, जो बनाते हैं ये लोग, तो क्या करते हैं? उनको मनी मिलती है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होने लगता है। तो इसलिए उनका भाई क्या होता है? छोटी जो लोकल कंपनीज होती है छोटी, उनका भी काम हो जाता है। बड़े से बड़ा जो ऑर्डर होता है बड़ी कंपनियों का, वो दे देते हैं लोग। बड़ी कंपनी क्या होती है? छोटे छोटे लोकल कंपनीज को बांट देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कि भाई इतना ऑर्डर चाहिए हमें टी शर्ट का। अब टी शर्ट उन्होंने बना के दी, इन्होंने अपना क्या लोगों का ठप्पा लगाया और मार्केट में दे दिया। अब जो लोकल कंपनी थी हमारी, जो 200, 300, 400 की मिल रही थी, अब वो मिल रही मार्केट में जाके 1500, 2000 की। सिर्फ लोगों का खेल है। जो बड़ी कंपनी है, एमएनसीज कंपनी है, उस बड़ी कंपनी के लोगों का खेल है पूरा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपको कि कंपनी कैसे काम करती है। क्या करती है? जब किसी भी उसमें आना है तो छोटे लोकल कंपनी को क्या करती है? पार्टनरशिप बना लेती है, या तो खरीद लेती है, या तो फिर भैया ऑर्डर दे देती है। उससे क्या होता है? छोटी कंपनियों को, लोकल कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिल जाता है, और नई नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें उनको प्रोवाइड कर दी जाती है बड़ी कंपनी द्वारा। तो इनसे क्या होता है? छोटी कंपनी को भी फायदा हो जाता है लोकल। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड, मतलब विदेशी निवेश। ठीक है, फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार। अब भैया क्या है फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड कुछ नहीं है दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का खेल है। मतलब भैया शुद्ध हिंदी भाषा में समझो तो भैया हम क्या करते हैं? जब किसी देश से सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विदेशी व्यापार, मतलब फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। हम क्या करते हैं? किसी भी देश को किसी देश से हमने कोई भी सामान खरीदा, तो भैया उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंपोर्ट, और किसी भी देश से को हमने सामान बेचा, तो उसको भैया बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब बेचना और खरीदने को किसी भी देश से हम क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। हाँ ठीक है दोस्तों, फॉरेन ट्रेड समझ में आपको आ गया होगा, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है। जरूरी हमें क्या है? इसके एडवांटेजेस हमें देखने हैं फॉरेन ट्रेड के। तो चलिए दोस्तों हम इसके एडवांटेज देखते हैं। भैया अब हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड से एडवांटेज क्या क्या होते हैं, और यदि अगर सीबीएसई हो या एग्जामिनर आपका
उल्टा उसका पूछ लेता है कि भाई कि फॉरेन ट्रेड से मार्केट को इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं या इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो भैया सिंपल सा उसका जवाब है कि हमारी जो देसी कंपनी हो गई, ठीक है, ये क्या करती है, क्या करती है, ट्रेड करती है फॉरेन कंपनी से। ये हो गई फॉरेन कंपनी, अपनी देसी कंपनी क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है। किससे कर रही है, फॉरेन कंपनी से। अब जाने ना अनजाने में क्या करती है, देसी कंपनी क्या करती है, अपने मार्केट को क्या करती है, अपने मार्केट को इसके मार्केट से कनेक्ट कर देती है। किसके मार्केट से, फॉरेन कंपनी के मार्केट से। अब भाई हम देसी कंपनी है, फॉरेन कंपनी से ट्रेड कर रहे हैं, तो अपने मार्केट को हम क्या करते हैं, उनकी मार्केट से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस कनेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, इसी को बोला जाता है। और दूसरा किसके दौरान, फॉरेन ट्रेड के दौरान। किसके दौरान, फॉरेन ट्रेड के दौरान। तो ये आपने समझ लिया। तो अब इसके फायदे की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। तो भैया हमारे फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं ना, या इसको आप कह लीजिए डोमेस्टिक कंपनी या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बहुत फायदा होता है। क्या होता है, अब तक ये लोग क्या कर रहे थे, डोमेस्टिक जो कंपनियां हैं या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, अब जो सामान जो बना रहे थे, अभी तक तो अपने देश में बना रहे थे और अपने देश में ही बेच रहे थे। लेकिन फॉरेन ट्रेड करने से फायदा हो जाता है कि भैया अपने माल को हम दुनिया भर के देशों में बेचना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, अपने ही माल को दुनिया भर के देशों में बेचना शुरू कर दिया। तो भैया ये हमारा पहला फायदा मिल जाता है डोमेस्टिक कंपनी और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या फायदा मिलता है, दूसरा फायदा ये मिल जाता है हमारे कंज्यूमरों को। क्या मिल जाता है, फॉरेन ट्रेड से किसको मिल जाता है लाभ, हमें बेनिफिट किसको मिलता है, कंज्यूमर को। उसकी क्या है, चॉइसेस बढ़ जाती हैं। क्या बढ़ जाती है, चॉइसेस बढ़ जाती है, जो कि अभी तक चॉइसेस नहीं थी, वो कंज्यूमर की चॉइसेस बढ़ जाती है। किसके द्वारा बढ़ जाती है, अब वो क्या कर सकता है, क्या करता है, मार्केट में ट्रेड ज्यादा, फॉरेन ट्रेड से अब उसकी चॉइसेस बढ़ जाती हैं। अब चॉइसेस बढ़ जाने से क्या होता है, जिस प्रकार की आप देख रहे हो कि हमारे हाथ में इतने सालों से जो चाइना मोबाइल हमारे हाथ में है, चाइना मोबाइल में जो आप जो चला रहे हो आजकल, या बाहर की कंपनी के मोबाइल चला रहे हो, तो किसकी वजह से, ये किसके, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की क्या है, क्या बढ़ जाती है, चॉइसेस बढ़ जाती है। और हमारे इंडिया में क्या बाहर के सामान आने लगते हैं और हम दूसरे देने लगते हैं, ठीक है। तो आई होप चाइनीज मोबाइल तो बंद हो जाना चाहिए, आगे चल के देखो चाइनीज मोबाइल बंद भी हो जाएंगे। लेकिन एक एग्जांपल के इस पे, तो क्या होता है, अभी तक जो कंज्यूमर के पास चॉइसेस नहीं थी, तो अब चॉइसेस बढ़ जा रही है, ठीक है। जिस तरह से हमारे हाथ में अभी आपने देखा चाइनीज मोबाइल, कितने सभी के लोगों के चाइनीज मोबाइल इतने सालों से चलाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड हमें फायदा ये मिलता है कि फॉरेन ट्रेड इंक्रीज द हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स टू डिफरेंट कंट्रीज। मीन्स हेल्दी, जब दो हेल्दी कंपनीज होती हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है। जब कंपटीशन होता है, मतलब मींस जब कंपटीशन होता है, तो दो कंपनियों के बीच जब कंपनी होता है, तो दो कंट्रीज, डिफरेंट टू कंट्रीज जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना, जो दो कंट्री प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनमें हेल्दी कंपटीशन होता है। क्या होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है। लेकिन क्या होता है, जो अदर कंट्री, जो फॉरेन ट्रेड के कारण जो अदर कंट्रीज की जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, डोमेस्टिक कंपनियों को क्या क्या नुकसान झेलने को मिलता है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब हेल्दी कंपटीशन होता है, तो इससे क्या होता है, दोनों कंपनियों को, मतलब एक डोमेस्टिक और एक फॉरेन कंपनी को, दोनों को फायदा होता है। अगर हेल्दी कंपटीशन होता है, तो हमारी दोनों डोमेस्टिक और प्लस फॉरेन ट्रेड, उससे दोनों कंपनी को फायदा होता है। अगर ये हेल्दी नहीं होगी, फिर क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक कंपनी को नुकसान होता है। क्या होता है दोस्तों, नुकसान होता है। और इसके बारे में, नुकसान के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको तीन चीज समझ में आ गई है कि भाई फॉरेन ट्रेड के हमारे इसमें लाभ क्या क्या होते हैं। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक कंपनियों को क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, जो अपना माल अभी तक देश में बेचना कर रहे थे, अब दुनिया भर में बेचने लग गए हैं। तीसरा क्या होता है, कंज्यूमर की चॉइसेस बढ़ जाती हैं। जिस प्रकार से आप चाइना मोबाइल देख रहे हो पूरे देश में, ठीक है, सस्ते दाम पे लोगों के प्रोवाइड होते गए, ठीक। तीसरा हम देखते हैं कि भाई इंक्रीज द इन हेल्दी कंपटीशन बिटवीन टू प्रोड्यूसर टू डोमेस्टिक कंपनी, मतलब डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। मतलब जब हेल्दी कंपटीशन होता है अपनी दो कंपनी के बीच, मतलब एक डोमेस्टिक एक फॉरेन कंपनी के बीच में, तो क्या होता है, दोनों कंपनी के लिए हेल्दी होता है, मतलब अच्छा होता है, और उसके नुकसान नहीं होते हैं। लेकिन जब ये हेल्दी नहीं होता है कंपटीशन, तो क्या होता है, नुकसान देखने को हमारे जो घरेलू जो उत्पादक करता है, जो डोमेस्टिक छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनको नुकसान देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब अगले नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। अब इन सब कंसेप्ट को तो हमने समझ लिया। क्या समझ लिया, इन सब कंसेप्ट को हमने समझ लिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ही समझ लिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट
को क्या समझ लिया, और प्लस फॉरेन ट्रेड को भी समझ लिया, फॉरेन ट्रेड को भी समझ लिया, फॉरेन ट्रेड को भी समझ लिया। ठीक, अब हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड को समझ लिया, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, इंटरकनेक्शन हो गया। क्या हो गया, इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन हो गया। ठीक है, और इसको अगर हम सरल भाषा में बोले, क्या बोले, इसको हम सरल भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यही हो गया। ठीक है, तो हम क्या करें, पढ़ेंगे अब ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे। तो इसको अब देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में क्या है, ग्लोबलाइजेशन। मतलब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड का हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो यही क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड क्या है, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, मतलब जब ये दोनों फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड से ही जब दुनिया भर के देश एक साथ मिलते हैं, है ना, एक साथ मिलते हैं, एक साथ में ट्रेड करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। मींस, फिर से एक बार दोहराता हूं मैं, जब दुनिया भर के, मतलब जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड ही ग्लोबलाइजेशन है। क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड ही ग्लोबलाइजेशन है। मतलब दुनिया भर के जब देश एक साथ एकत्रित होकर काम करते हैं, जब मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अब इसकी ग्लोबलाइजेशन की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और परिभाषा देख लेते हैं आगे क्या है। चलिए अब समझ लेते हैं थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन को, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। क्या है दोस्तों, इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या है, रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। मतलब अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो इंटरकनेक्ट करता है, क्या करता है, जो इंटरकनेक्ट करता है, इंटीग्रेशन करता है बिटवीन कंट्रीज के बीच में, मतलब दो देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में जो कनेक्टिंग करता है, मतलब अलग अलग देशों को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट हमें देखने को मिलता है, एमएनसीज एक्ट एज अ इंप्रूवमेंट रोल इन दिस प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन। अगर ये भैया, अगर एमएनसीज नहीं होता ना, तो ये ग्लोबलाइजेशन नहीं होता। क्या नहीं होता, अगर ये एमएनसीज नहीं होता, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं होती, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन नहीं होता, तो भैया ये ग्लोबलाइजेशन भी नहीं होता। इसी के द्वारा ही ये है, अगर ये ना हो एमएनसीज, तो ग्लोबलाइजेशन का कोई रोल ही नहीं है। तो भैया एमएनसीज इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस, ये भैया बहुत बड़ा रोल निभाती है इन दिस प्रोसेस में, बहुत बड़ा रोल है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में, बहुत बड़ा रोल है एमएनसीज का। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो भैया इसके तीन फैक्टर हैं। पहला क्या है, हमने इंप्रूवमेंट किया, किसमें किया, ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी में किया। हमने ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में किया, जिस तरह से हमने कंटेनर्स बनाए, बड़े बड़े कंटेनर्स बनाए, जिसमें हमारी कार, गाड़ी घोड़े सब जाते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स बनाए। रेफ्रिजरेटेड ट्रक बनाया हमने भैया की, क्या, जैसे आपने सुना होगा पोर्ट अमेरिका में, जैसे सुअर का मांस होता है जो वहां से कच्चा आता है और हमारे इंडिया में सबसे ईस्ट में जाता है, तो हमने क्या करा भैया, उसके लिए हमने क्या करा, रेफ्रिजरेटेड और ट्रक बनाए। हमने क्या करा, बड़े बड़े कंटेनर्स बनाए, जिसमें हमारी कार, बड़े बड़े वाहन जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जाती हैं। ठीक है, उसके लिए हमने कंटेनर्स बनाए। तो हमने क्या करा, सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में किया। ठीक है, अब हमारा सेकंड फैक्टर ये आता है कि भाई डेवलपमेंट हमने किसमें किया, हमने डेवलपमेंट किया हमारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किया। किसमें किया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में किया। इससे हमारे पास क्या है, इससे हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, जियो है, इन सब ने क्या करा, इन सब ने क्या करा, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। किसने किया, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया, जियो, कंप्यूटर, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन ने हमारे ग्लोबलाइजेशन को इंप्रूव किया। कब किया, जब हमने डेवलपमेंट किसका किया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का किया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड फैक्टर हमारा ये निकल के आता है कि भैया हमारी गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया। क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया, किसको, फॉरेन ट्रेड को, फॉरेन ट्रेड, और किसको किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। हमारी गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, ऐसी थी जो पॉलिसीज लेके आई और क्या लेके आया, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोमोट ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन को प्रोमोट करने की हमारी गवर्नमेंट वगैरह ने लिबरलाइज किया फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है दोस्तों, ये हमारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये निचोड़ है इसका। ठीक है, तो दोस्तों हमने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन को समझा, हमने फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर को समझा जिसने ग्लोबलाइजेशन की, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो हमने देखा कि हमारे भाई डेवलपमेंट हमने ट्रक का किया, हमने ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया, हमने डेवलपमेंट किया हमारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में किया, हमने हमने हमारी जो गवर्नमेंट थी लिबरलाइज किया फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो दोस्तों ये सब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट पे जल्दी लिख के बताओ। ठीक है दोस्तों,
तो ये हमने समझ लिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलो भैया हम समझ लेते हैं अब लिबरलाइजेशन। ठीक है, अब लिबरलाइजेशन समझ लेते हैं। अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स ऑन रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय गवर्नमेंट। तो भैया जो हमारी गवर्नमेंट होती है क्या होती है, वो ऐसी पॉलिसीज बनाती है, क्या बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, मतलब ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस, मतलब क्या बनाती है, रिस्ट्रिक्शंस बनाती है बाहर की कंपनियों के लिए, बाहर की कंपनी के लिए बनाती है। उसको क्या करती है, उसको ट्रेड बैरियर और रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देती है, मतलब हटा देती है, गवर्नमेंट के द्वारा हटाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन को हटाना क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जिस लिबरलाइजेशन का मतलब ट्रेड बैरियर्स, अब भाई ये ट्रेड बैरियर्स और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस ये वो होते हैं, वो चीज होती है जब हमारे देश की सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट, हम लोग क्या हो जाते हैं, किसी बाहर की कंपनी से क्या होता है, ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब हमसे ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये तो अब बहुत हो गई, इसकी तो अब बहुत हो गई है, अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो सरकार क्या करती है, फिर ऐसी पॉलिसीज बनाती है उनके खिलाफ, उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि इससे कि खुद छोड़ के कंपनी चली जाए, या तो सामान उसका यहां पे नहीं आए बिकने। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो दोस्तों जैसे कि मान के चलो, जैसे आज के टाइम चाइना हमारे लिए बहुत दिमागी रूप से मतलब एक सिर दर्द बना हुआ है। ठीक है, अब उसका सामान क्या, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हर चीज, छोटी से लेकर बड़ी चीज तक आज चाइना का माल हमारे इधर आ रहा है। ठीक है, अब वो हमारी बॉर्डर पे हमें परेशान भी कर रहा है। ठीक है, कहीं सड़क बना रहा है, कहीं कुछ हमारी बॉर्डर में अंदर आ जा रहा है। तो भैया ऐसे टाइम हम क्या करेंगे, हम साला ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि वो हमारे घुटनों पे बैठ जाएगा आके। क्या करेगा, वो हमारे घुटनों पे बैठ जाएगा। क्यों, अब उसका आप सामान आन दो। अब गवर्नमेंट बोलेगी, मोदी जी बोलेंगे बेटा अब तू आ हमारे यहाँ सामान लेके, अब तेरा सामान आन दे जरा, फिर मैं बताता हूं। अब वो क्या करेंगे, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे उसके सामानों के खिलाफ, मतलब जो कंपनी, जितनी भी कंपनी है उसकी जो सामान आ रहे हैं हमारे यहाँ, इतना टैक्स लगाएंगे मोदी जी, इतना टैक्स लगाएंगे कि साला वो है ना, कान पकड़ के मोदी जी के घुटनों के नीचे होगा। क्या बोलेगा, माई बाप अब क्षमा करो, जो उनकी कंपनी होगी कहेंगे माई बाप क्षमा करो, अब ये हटाओ टैक्स, अब हम बॉर्डर पे, तुम्हारी बॉर्डर पे नहीं आएंगे। ठीक है ना, तुम्हारी बॉर्डर के इधर या तुम्हारे देश के अंदर घुसपैठ करेंगे ना, हम रोड बनाएंगे आसपास। ठीक है, तो ये होता है पॉलिसी बनाएंगे। जब मोदी जी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे तो क्या होगा, ट्रेड बैरियर और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ये चीजें हम किस पे लगाएंगे, उनकी कंपनी के ऊपर लगाएंगे। हम क्या करेंगे, टैक्स पे टैक्स बढ़ाएंगे, और वो क्या होगा, वो बिल्कुल हमारे घुटनों के नीचे आ जाएंगे और हमारे पैर दबा दबा के बोलेंगे मोदी जी माफ करो, गलती हो गई। तो भैया फिर क्या होगा, मोदी जी क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उनकी कंपनी या उनके सामान के ऊपर से ट्रेड बैरियर्स को हटा देंगे और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे। तो भैया इसी को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। आ गया, क्लियर हो गया दोस्तों, अच्छे समझ में आ गया। अब हमने समझ तो लिया लिबरलाइजेशन को, लेकिन हमें सिर्फ लिबरलाइजेशन नहीं समझना, हमें लिबरलाइजेशन और इंडिया का इतिहास भी समझना है कि इन दोनों का इतिहास क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि भैया क्या रहा इतिहास। तो भैया आफ्टर इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने स्वतंत्रता के बाद हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा भैया, ट्रेड बैरियर और फॉरेन ट्रेड पर, मतलब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड बैरियर लगाया। क्या किया भैया, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद यह हुआ कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, ट्रेड बैरियर लगा दिया। क्यों लगाया भैया, क्यों लगाया, अब ट्रेड बैरियर लगा दिया क्यों, क्योंकि इट कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर विथ इन कंट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो दोस्तों इसलिए हमने ट्रेड बैरियर लगाया हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो हमारी जो उस टाइम हमारे देश में जो लोकल प्रोड्यूसर थे, मतलब जो लोकल कंपनीज थी, लोकल प्रोड्यूसर थे उन कंट्रीज से, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन उस टाइम बहुत ज्यादा था। क्या था दोस्तों, फॉरेन कंपटीशन उस टाइम ज्यादा था। क्योंकि भैया क्योंकि उस टाइम हमारी जो लोकल प्रोड्यूसर, जो छोटी मोटी जो कंपनी थी, वो भैया इनका कॉम्पिटिशन, फॉरेन कॉम्पिटिशन झेल ही नहीं पाती, तो भैया इसलिए ट्रेड बैरियर लगाना पड़ा। क्योंकि इंडस्ट्रीज विथ कमिंग अप 1950s एंड 1960s क्या 1950s एंड 1960s। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 1950s और 60s में जब इंडस्ट्री हमारे डेवलप कर रही थी, जब हमारे कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां थी डेवलप कर रही थी, ठीक है, जब बन रही थी, तो वो डोंट एबल टू फेस फॉरेन कंपटीशन। तो भैया हमारी गवर्नमेंट को पता था ये हमारी भैया फॉरेन कंपटीशन को नहीं झेल पाएंगी, क्योंकि ये तो अभी नई अभी डेवलप हो रही है, नई बन रही है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसके बाद उस टाइम क्या हुआ, इंडिया अलाउ इंपोर्ट ओनली एसेंशियल गुड्स
और परचेस मशीनरी, पेट्रोलियम एटसेट्रा। तो भैया हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ क्या किया कि भैया हमारे पास मशीनरीज नहीं है। अब हमारे पास मशीनरीज नहीं है, क्या हुआ, पेट्रोलियम नहीं है। तो हमने क्या करा, इन जो हमारे यहाँ चीज नहीं बन रही थी, जो हमारे पास चीज जो हमारे पास नहीं था, तो हमने क्या करा भैया उसको आयात कर लिया, हमने इंपोर्ट कर लिया। क्योंकि हम भैया नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम बाहर के चलो कंपनी के तो आने नहीं दे रहे, लेकिन जो सामान जो हमारे इधर कंपनी है ही नहीं, जब वो मशीनरीज बनी नहीं रही है, तो भैया वो तो हमें बुलवाना ही पड़ेगा ना हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर भैया क्या करा, इसके बाद हमारी गवर्नमेंट को समझ में आया, कब आया, 1991, वो टाइम ऐसा आ गया 1991 का, जब फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि भैया रिमूव द ट्रेड बैरियर्स एंड प्रोवाइड इजी एक्सेस टू इंडियन मार्केट एंड फॉरेन कंपनीज। अभी क्या हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेस नहीं दिया था बाहर की कंपनियों को। अब इंडिया क्या कर रही है, अब भैया अब वो अंदर मंथन चल रहा है, गवर्नमेंट सरकारों में अंदर मंथन चल रहा है, दिमाग में सोच विचारी चल रही है, भैया अब तो 1991 का समय आ गया है, अब हमें ट्रेड बैरियर को हटा देना चाहिए, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है हमें ट्रेड बैरियर को लगाने की, क्योंकि बाहर कंपनीज को। अब भैया बाहर की कंपनी को अपने इंडिया मार्केट में आने का मौका दो। अब बहुत साल हो गए, अब हो गई बहुत, ठीक है। तो भैया फॉरेन कंपनीज को अब आने का मौका दिया जाए इंडियन मार्केट में, अब धीरे इजी एक्सेस दिया जाए। मतलब भैया हमने फॉरेन कंपनी से बोला, भैया आप लोग, भाई साहब, भैया नमस्कार चमत्कार करके हमने उनको बुलाया कि आओ, बिल्कुल पीले चावल झड़क के, पीली चावल डाल के हमारी सरकार ने उनको बुलाया कि भैया आप आ जाओ और आप जो बोलोगे, जैसा चाहोगे हम वैसा करने को तैयार हैं, और आपके लिए सारी सुविधा तैयार करने को तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारी इसी चीज को फाइनली, इन्हीं सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ये लिबरलाइजेशन का पूरा फैक्टर है और पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया और लिबरलाइजेशन का इतिहास रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से आई होप आप सभी को लिबरलाइजेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो भाई हम पढ़ रहे थे लिबरलाइजेशन, क्या पढ़ रहे थे, लिबरलाइजेशन। इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया। आखिर हमारे एक सवाल ये आता है कि आखिर हमारे इंडियंस के दिमाग में लिबरलाइजेशन का आइडिया किसने भरा है, लिबरलाइजेशन का आइडिया किसने भरा हमारे इंडियंस के दिमाग में, तो किसने भरा, वो है ये WTO। किसने भरा, ये WTO ने। यही वो शख्स है, ये वही संस्था ऑर्गेनाइजेशन है WTO, जिसने लिबरलाइजेशन की जो सबके दिमाग में, जो डेवलपिंग कंट्री है उनके दिमाग में लिबरलाइजेशन के बारे में भरा है। क्या भरा है उनके दिमाग में, लिबरलाइजेशन। तो भाई चलो जानते हैं WTO के बारे में। WTO है क्या, आखिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। मान के चलो जिस तरह की आपके घर में जिस टाइम आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो भाई आपका बोर्ड का एग्जाम है, अगर जरा सा मोबाइल भी छू लो तो घर वाले बिल्कुल चिल्ला देते हैं कि भाई हाँ मोबाइल मत छू लो ना, आज तेरा बोर्ड का पेपर है, अभी आने वाला बोर्ड का पेपर है। घर में जरा सा तुम बुक हटा के रख दो तो मम्मी चिल्लाने लगती है, बेटा पढ़ाई कर, कल तेरा एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है इस साल, अगर नहीं पढ़ा ना तो देख लूंगी तुझे। वो जरा सा तुमने अगर अपने दोस्तों से मिलने चले गए तो घर वाले बिल्कुल भड़क जाते हैं कि बेटा बोर्ड का एग्जाम है, तू पढ़ नहीं रहा, अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। इस तरह से WTO का काम है कि भाई इसने क्या करा है, ये क्या करता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो डेवलपिंग कंपनी है, विकासशील देश है, जो डेवलपिंग देश है, उनके ऊपर एक चिल्लाता रहता है, दिन भर इसका चिल्लाने काम है WTO का, दिन भर उसको चिल्लाना कि भाई लिबरलाइजेशन कर लो और क्या करो, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड पर बाहर की कंपनियों पर लिबरलाइजेशन कर लो। क्या कर लो, लिबरलाइजेशन कर लो। ठीक तो WTO का मतलब डेवलपिंग कंपनी के ऊपर चिल्लाता रहता है, उसकी कोई सुनता भी नहीं, सुबह शाम दोपहर यही एक ही उसका गाना है चिल्लाना कि भाई तुम क्या करो, तुम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर लो और बाहर के ट्रेड को, मतलब जो बाहर की कंपनियों को लिबरलाइज कर लो। ठीक है, तो ये उसका वो पीछे पड़ा रहता है, जिस प्रकार मम्मी पीछे पड़ी रहती है बोर्ड के एग्जाम में पढ़ाई कर ले। ठीक है, तो भाई इसने क्या करा, WTO ने इसके लिए एक रूल भी बना दिया, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इसने रूल भी बना दिया गया है, इसने रूल भी बना दिया है कि इसके रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। और करेंटली अबाउट 164 कंट्रीज आर मेंबर ऑफ WTO। मींस WTO में क्या हुआ है, 160 मेंबर्स कंट्रीज, जो मेंबर्स है वो 164 कंट्रीज हैं। क्या है, 164 कंट्रीज WTO में आती हैं, जो कि लिबरलाइज हो चुकी है। भाई इसका काम क्या है, ये तीन, हमेशा WTO के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो ये तीन बातें लिख देना। क्या लिख देना, इसने क्या करा, इंटरनेशनल ट्रेड पर लिबरलाइज करने के लिए सबसे आगे है, ये चिल्लाता रहता है दिन भर, ये लिबरलाइज करो, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करो और इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करो, बाहर की जो कंपनी आती हैं उनको लिबरलाइज करो। ठीक है,
और WTO स्टैब्लिश ने एक रूल्स बनाए हैं रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। करेंटली अबाउट 164 कंट्रीज है, 164 कंट्रीज मेंबर आते हैं WTO के अंदर, ठीक है। तो ये था भैया WTO, जो कि घर वालों की तरह चिल्लाता रहता है कि लिबरलाइज करो। WTO की पता है, WTO की एक खास आदत मैं आपको बताऊं, ये हिपोक्रेसी करता है, मतलब हिपोक्रेट है, एक प्रकार हिपोक्रेट है, मतलब एक ये जो WTO ना, ये जो WTO ना वो थी हिपोक्रेट है, मींस ये हिपोक्रेसी वाले काम करता है। कौन से करता है? हिपोक्रेसी वाले काम करता है। किसके साथ करता है? ये करता है विकासशील देशों के साथ। कौन सी? डेवलपिंग कंट्री के साथ डेवलपिंग कंट्री के साथ, विकासशील देशों के साथ ये क्या करता है? हिपोक्रेसी करता है। कैसे करता है कि भैया ये क्या बोलता है, विकासशील देशों को तो बोलता है कि आप जो डेवलप्ड कंपनी है, मतलब जो विकसित देश है, मतलब डेवलप्ड कंपनियों को उनको क्या करता है, जो विकासशील देश है मतलब डेवलपिंग कंपनी को बोलता है कि भैया तुम लिबरलाइज हो जाओ। किससे? तुम लिबरलाइज हो जाओ, बाहर की कंपनी को आने दो अपने देश में, ठीक है, उनके प्रति लिबरलाइज हो जाओ और उनको आने दो, उनके ऊपर कोई बैरियर, कोई कुछ मत लगाओ, ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, ठीक है, उनको आने दो। लेकिन क्या होता है, लेकिन कभी डेवलप्ड कंपनी को कभी नहीं बोलता है, लेकिन कभी डेवलप्ड कंपनी को कभी नहीं बोलेगा कि भाई अपने यहां जो डेवलपिंग कंपनी है, डेवलपिंग देश की कंपनियों को अपने आने दो। किसको? डेवलपिंग देशों की कंपनियों को अपने इधर आने दो, डेवलप्ड देशों में। लेकिन हमेशा पीछे किसका पड़ा रहेगा? ये WTO डेवलपिंग देशों के पीछे, किसके पीछे? विकासशील देशों के पीछे पड़ा रहेगा कि भैया डेवलप्ड देशों की जो कंपनी है वो अपने देशों में आने दो। लेकिन कभी डेवलप्ड देशों से नहीं बोलेगा कि भैया अपने जो डेवलपिंग जो देश है उनकी कंपनी को आने दो। तो ये ऐसे मतभेद करता है। ये कौन करता है? WTO। तो आप इसके बारे में अच्छे से जान ही चुके हो कि क्या है WTO, उसके काम क्या है और क्या क्या मतभेद रखता है डेवलपिंग और डेवलप्ड देशों के बीच में। तो ये छोटे देशों को हर कोई दबाना चाहता है, ठीक है। तो ये काम है WTO के। तो दोस्तों हमने लिबरलाइज पढ़ लिया, लिबरेशन एंड इंडिया इतिहास की हिस्ट्री पढ़ ली और अबाउट WTO वर्ल्ड ट्रेड के बारे में पढ़ लिया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो भाई अभी तक हम लिबरलाइजेशन पढ़ते पढ़ते हम कहाँ बात कर रहे थे? हम ग्लोबलाइजेशन की, और हम बीच में घुस गए लिबरलाइजेशन पे, ठीक है। तो अब लिबरलाइजेशन को आपने समझ लिया है, तो हम बात कर लिया किसकी? ग्लोबलाइजेशन के, कि भाई इंडिया पे ग्लोबलाइजेशन का क्या, इंडिया पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और उससे पहले हम समझेंगे भाई इसकी ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, ठीक है। तो हम किसको समझेंगे? पहले हम बात करेंगे किसकी? एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। अगर हम बात करें भाई एडवांटेज क्या है, एडवांटेज हमें ये कंज्यूमर के हैं, ठीक है, कंज्यूमर को है कि भाई उनके पास क्या है, उनके पास कंज्यूमर को है, ठीक, MNCs को है, मल्टीनेशनल कंपनियों को है। और बात करें हम किसकी? थर्ड पे, तो ये है किसको? टॉप इंडियन कंपनीज को। तो भाई इन लोगों को एडवांटेज मिला। अब मैं बात करूं ऐसे भाई एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया की, अगर इसमें बात करूं तो जिस प्रकार से हम लोग जो दोस्त वगैरह जब पार्टी करने जाते हैं तो कुछ बिल्कुल चतुराई से कुछ दोस्त लोग होते हैं ना, बिल्कुल दिमाग के तेज शार्प वाले, वो क्या करते हैं भाई, इतनी इमोशनली बात कर देते हैं। फ्रेंड्स दो चार को पटा लेंगे, जो पैसे वाले होते हैं उनको पटा लेंगे भाई, ऐसे ऐसे ये वो करके, और पार्टी में जाएंगे, फुल एंजॉय करेंगे, लेकिन ₹1 तक नहीं देंगे, ठीक है। और हम जैसे जो बुद्धू होते हैं वो डिसएडवांटेजेस में आते हैं। पार्टी का फायदा भी पैसे भी दो, बाद में बुराई भी, है ना। तो जो एडवांटेजेस वाले जो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, उसी प्रकार से ग्लोबलाइजेशन से जो बेनिफिट लेता है, जो एडवांटेजेस लेता है, वो कौन लेता है? कंज्यूमर लेता है, MNCs लेता है, टॉप इंडियंस कंपनीज होती है। और डिसएडवांटेज जैसे हम जैसे लोग, जो बुद्धू लोग होते हैं, पार्टी का फुल मजा भी नहीं कर पाते और फुल पैसे भी देते हैं, और वो लोग बिना ₹1 देके भी पार्टी का फुल मजा लेके आते हैं। तो वो कौन है? डिसएडवांटेज कौन है? हम लोग हैं। जैसे मतलब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जो छोटे जो उपभोक्ता, जो उत्पादक जो करते हैं, ठीक है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वर्कर्स हैं, बेचारे वर्कर तो वैसे ही भय में रहते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो एडवांटेजेस ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो भाई कितने लोग एडवांटेज में? कंज्यूमर्स, MNC, टॉप इंडियंस कंपनी, ये तीनों एडवांटेज उठाई ने ग्लोबलाइजेशन का। किसने एडवांटेजेस किसने उठाई सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन का? इन तीनों ने, कंज्यूमर, MNCs और टॉप इंडियन कंपनीज ने। अगर बात करूं डिसएडवांटेजेस, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स ये हमेशा लॉस में रहे। अभी हमने बात कर रहे हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुमसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि भाई अभी तो हमने बात की डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस की, अगर ये यही बात अगर पूछ ले कि भाई इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, मतलब भारत पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मिक्स करके ये 5 पॉइंट आपको इंपैक्ट में लिख देना है। किसमें करना है आपको? क्वेश्चन अगर आ जाए इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, तो आपको जो एडवांटेजेस देखें और डिसएडवांटेजेस, तो आपको क्या करना है? इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया
इंडिया में पांचों पॉइंट लिख देना है। पहले लिखना आप एडवांटेजेस के बारे में, तो आप पहले 3 एडवांटेजेस, फिर उसके बाद 2 डिसएडवांटेजेस के बारे में लिख देना। लेकिन आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, आप हेडिंग डाल के इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना हर 5 पॉइंट को, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं क्या है भाई। जैसे कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर का जो मेनली हम देखते हैं, जो कंज्यूमर को हम मेनली देखते हैं, तो उस टाइम क्या था, ये लोग जो इस टाइम ये लोग प्रॉफिट में क्यों रहे, मतलब बेनिफिट में क्यों रहे, एडवांटेजेस इनको क्यों मिला, क्योंकि उस टाइम क्या था, जो प्रोड्यूसर्स थे, जो उत्पादक बना रहे थे, उनके बीच कंपटीशन था। किसके बीच था, समझना अच्छे से कान खोल के सुनना भैया। जो प्रोड्यूसर्स थे, कौन थे दोस्तों, जो प्रोड्यूसर थे, जो उत्पाद बना रहे थे, क्या बना रहे थे, उत्पादकता जो बना रहे थे, उत्पाद बना रहे थे, उनके बीच कंपटीशन था। तो क्या हुआ, फायदा किसको मिला इसमें, उपभोक्ताओं को मिला। उपभोक्ता बोले तो कंज्यूमर को हिंदी में उपभोक्ता को मिला। इनको क्या हुआ, इनको बढ़िया फायदा मिला। क्या मिला, ये एडवांटेजेस में रहे। कौन रहा, एडवांटेजेस किसको सबसे ज्यादा मिला, तो कंज्यूमर को मिला, क्योंकि प्रतिस्पर्धा रही दोनों के बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन रहा, तो इनको फायदा मिला। इनके पास क्या हो गया, इनके पास चॉइसेस हो गई। कंज्यूमर के पास क्या हुआ, चॉइसेस बढ़ गई, मतलब सामान लेने के लिए सस्ते चीप रेट पर, सस्ते दामों पर विकल्प मिल गए इन लोगों को सामान लेने, कंज्यूमर्स को। किसके कंपटीशन में, इन प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन में, प्रोड्यूसर्स के बीच क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, तो कंज्यूमर को फायदा मिला। तो इनको क्या हुआ, सस्ते दाम पर सामान लेने के लिए इनके चॉइसेस बढ़ गई। किसको, कंज्यूमर को। अब हम बात करेंगे दूसरी एमएनसीज की, ठीक है दोस्तों। एमएनसीज ने अपना क्या हुआ, सबसे बड़ा इसने क्या किया, एमएनसीज ने इंडिया में निवेश बढ़ाया। क्या बढ़ाया, इंडिया में निवेश बढ़ा दिया। क्यों, अब इंडिया क्या हुआ, इतना बड़ा मार्केट इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है। एक तो जनसंख्या, पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, तो भैया इनको समझ में आ गया कि इसका मार्केट भी बड़ा है, जनसंख्या भी ज्यादा है, तो अब इधर क्या करो, यहाँ पे इनमें अपना निवेश बढ़ा दो। इनने भैया मार्केट एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनियां आके निवेश अपना करने लगी, इन्होंने उनके लिए, और इनके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद रहा। किनके लिए फायदेमंद रहा, एमएनसी कंपनियों के लिए फायदेमंद रहा, ठीक है दोस्तों, इनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा। टॉप इंडियन कंपनीज है भाई, जो टॉप इंडियन कंपनीज है, ये कौन थी, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां, कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी बन गई, कौन बन गई, इन्फोसिस, टाटा और पेंट, ठीक है, एशियन पेंट, ये सब मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। इन लोगों ने सबसे ज्यादा लाभ उठाया किसका, ग्लोबलाइजेशन का। इन्होंने क्या करा, अब एक सीमित दायरे में ना रह के, एक देश में ना रह के, इन्होंने अलग अलग देश में अपना ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या करा, अपना बिजनेस को फैला लिया, अपने बिजनेस को फैला लिया इन लोगों ने। टॉप इंडियन कंपनीज ने, किनके, टाटा इन्फोसिस और एशियन पेंट जैसी ऐसी कई कंपनियों ने, मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां बन गई। और आज वो उन्होंने, आप किसी भी देश चले जाओ, चाहे साउथ अफ्रीका चले जाओ, चाहे साउथ ईस्ट में चले जाओ, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अपनी इंडियन की कंपनियों ने वहां पे अपना व्यापार फैला लिया ज्यादा से ज्यादा देशों में, ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस वो हैं भैया कि ये ग्लोबलाइजेशन के कारण इनको इतना डिसएडवांटेज सहना पड़ा, क्योंकि उस टाइम इतना कंपटीशन था बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियों के बीच। तो भैया ये लोग उनके सामने कैसे टिक पाते, उस टाइम ये लोग टिक ही नहीं पाए, उनके सामने तो धड़ाधड़ ये लोग बहते पानी में बह गए, ठीक है, बहते पानी में बह गए। और उस टाइम कई इनके कारखाने, कई बिजनेसेस बंद हो गए, स्मॉल बिजनेसेस, छोटे छोटे व्यवसाय थे बेचारे जो खोल के रखे थे, उस टाइम बंद हो गए। क्योंकि 1991 में क्या हुआ, जब लिबरलाइज कर दी गई हमारी इकोनॉमी को, देश में बाहर की कंपनी आने लगी, तो उनके सामने ये टिक ही नहीं पाए, खड़ी नहीं हो पाए। तो अधिक से अधिक मतलब जो व्यवसाय वगैरह थे वो बंद हो गए, ठीक है, जो छोटे मोटे व्यापारी व्यवसाय थे वो बंद हो गए, ठीक। अब हम बात करें वर्कर्स के डिसएडवांटेजेस की, तो भैया वर्कर्स कौन होते हैं, वर्कर्स तो बेसिक भय में रहता है, ठीक है, उसको बेसिक श्रम के, मतलब वो बेसिक श्रम के कानूनों से लिप्त होता है, ठीक है, उसके पास ना सुरक्षा का उसके पास ना कोई जॉब की सुरक्षा होती है, किसके पास, वर्कर के पास, ना सैलरी की सुरक्षा होती है। क्यों नहीं होती है, कम वेतन मिलती है। तो इन सब समस्या का सामना करना पड़ता है वर्कर को कि भाई हमेशा सैलरी फिक्स नहीं होती है, ठीक है, कभी कम तो कभी ज्यादा प्राइवेट में होती है, क्या होती है, कभी कम तो कभी ज्यादा होती है। और कभी टाइम फिक्स नहीं होता, ठीक है, वो कभी भी, और कितने घंटे करने, ये भी कितने घंटे करने इसकी भी वो नहीं रहते, कभी 9, कभी 10, कभी 11। प्राइवेट कंपनी तो क्या लंबा टाइम वो ले लेती है। और कभी भी जॉब प्राइवेट सेक्टर में, मतलब इनमें वर्करों की मतलब जॉब क्या होती है, उसकी जॉब की कोई सुरक्षा नहीं होती, मतलब जॉब की कोई वो नहीं होती कि भाई ये पक्के में है और हमेशा इसकी लगी रहेगी। जब मूड आया बॉस का या कोई काम बिगड़ गया तो वर्कर को एक चुटकी में बाहर, गेट के बाहर
कोई जरूरत ही नहीं वर्कर की। तो भैया ये वर्कर को हमेशा वर्कर हमेशा डर के मारे जीता है, वर्कर भय के मारे जीता था। तो ये सब चीजें हैं, हमारे जो इम्पैक्ट पड़ा, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन इंडिया में, मतलब जो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट पड़ा है, वही हमारे 5 पॉइंट थे। कंज्यूमर्स, एमएनसीज, टॉप इंडियन कंपनीज, स्मॉल बिजनेस और वर्कर। इन सबको हमने मतलब डिटेल में हमने क्लियर कर ही लिया है, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो हमने क्लियर किया है। तो शायद आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो इन सब के आप पॉइंट बना के, मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके जब भी एग्जाम में आए क्या इंपैक्ट पड़ा इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का, तो आप इन सबको क्या हुआ 2-2 लाइन आप लिख देना इनके बारे में, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है उनको 2-2 लाइन आप एनसीईआरटी बुक पढ़ के अपनी नोट्स में से वो आप इसकी पॉइंट रख देना, तो अब आपको हमेशा याद रहेगा भैया। तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और अगर इंपैक्ट पूछे तो भैया 5 पॉइंट को लिख देना एक्सप्लेन करके, बस आप बिल्कुल धड़ल्ले से 100% ले आओगे इन टॉपिकों में। तो भैया बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सदा खड़ा हूं मैं आपके साथ, ठीक है दोस्तों। तो भैया ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हुआ यूं कि दोस्तों कि जो हमारी जो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी ना एमएनसीज वाली, और दूसरा कौन, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला लोग, है ना। अब इन दोनों क्या हुआ, इन दो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, हमारी गवर्नमेंट ने बोला भैया उनको मतलब अट्रैक्ट करने के लिए उनसे ये बोला कि भैया मेरे भाई लोग, तुम काहे के लिए नाराज हो हम लोगों से, तुम आओ अंदर, हम तुम्हें सारी फैसिलिटीज देंगे, चिंता मत करो, जो तुम बोलोगे, जो मांगोगे, हम वो देने को तैयार होंगे। पक्के जुबान के लोग हैं हम लोग, ठीक है, हम झूठी कदम नहीं खाते, हम नेता जरूर हैं लेकिन झूठी कदम नहीं खाते। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उनकी बात भैया जो गवर्नमेंट ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि भैया जो मांगोगे आप, जो सुविधा मांगोगे हम वो चीज देंगे। हम बिजली, पानी, सड़क सुविधा सबको देते हैं हमारे देश में, लेकिन आप भी जो मांगोगे हम वो सब कुछ देंगे आपको। भैया ये वादा कर दिया उनसे। अब ये वादा किया, वादा करने के बाद कंपनियां अब आने लगी, ठीक है दोस्तों, अब आने लगी बाहर की कंपनियां। तो भैया क्या हुआ, इसलिए हमारे जो गवर्नमेंट ने उसने क्या बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। क्या बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो क्या हुआ भैया, इसमें ये चीजें दी हैं कि भैया प्रोवाइडेड, हम भैया तुम्हें ग्लास भी देंगे, ग्लास, वॉल ग्लास देंगे, मतलब दीवार वाली ग्लास देंगे, सारी फैसिलिटीज देंगे आपको, इलेक्ट्रिसिटी, अरे तुम्हें क्या चाहिए तुम मुंह से बोलो ना। तो भैया उन्होंने बोला हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, दिया हमने। भैया उन्होंने बोला पानी चाहिए, दिया हमने। तुमने भैया हमको रोड भी चाहिए, उन्होंने बोला दिया यार। उन्होंने बोला भैया रोड के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी लगेगा। अरे भैया तुम ट्रांसपोर्ट भी ले लो, काय के लिए दिमाग की माथा पच्ची कर रहे, तुम सब ले लो। अब भैया उन्हें चलो ठीक है यार, वॉल ग्लास की फैसिलिटी मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, वाटर मिल गया, रोड मिल गया, ट्रांसपोर्ट मिल गया, यही तो चाहिए कंपनी में, और क्या चाहिए, सब दिया। अब भैया सेकंड पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि भैया कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन। अब ये क्या हो गया, जो बड़ी बड़ी जो कंपनी थी, कौन सी, एमएनसीज कंपनी थी, जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी थी, ठीक है। अब भैया उनको क्या करा, उनको एक और चीज सुविधा दे दी। अरे कह रहे यार चलो ठीक है, तुमने बिजली पानी दे दिया, अब कंपनियां क्या बोल रही सरकार से, तुमने बिजली टैक्स पानी सब कुछ दे दिया, लेकिन एक चीज और दे दो यार। उन्होंने कहा क्या, बोलो बताओ क्या चाहिए। उन्होंने बोला भैया एक काम करो, हम तभी आएंगे, तुम एक चीज और कर दो। उन्होंने बोला बोलो। अरे यार भैया हमें थोड़ा टैक्स में और छूट दे दो। अरे यार, उन्होंने बोला, हमारे नेताजी ने बोला, हमारी गवर्नमेंट सरकार ने बोला, अरे तुम टैक्स की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे 5 साल के लिए दे रहा हूं, सिर्फ 5 साल के लिए टैक्स फ्री कर दे रहा हूं, और क्या चाहिए, तुम्हारे लिए 5 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। तो भैया कंपनी ने क्या बोला, वाह यार ये तो हमें तो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, 5 साल के लिए टैक्स इन्हें फ्री कर दिया, डू नॉट पे टैक्सेस फॉर इनिशियल 5 ईयर्स। तो भैया कंपनी की बल्ले बल्ले हो गई। तो ये नेताजी ने, जो हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनको क्या कर दिया, 5 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया, ये भी सुविधा मिल गई, मतलब रोड, पानी, बिजली सब मिल गया, ट्रांसपोर्ट मिल गया, और 5 ईयर का टैक्स फ्री मिल गया इनको, कंपनी को। अब तीसरी लाइन हमें देखो मिलती है, थर्ड लाइन में, गवर्नमेंट अलाउ फ्लेक्सिबल ऑफ फ्लेवर लॉज। अब क्या हुआ, नेता भैया जो हमारी गवर्नमेंट ने सबको फायदे दे दिए, कंपनी को सारे फायदे दे दी, लेकिन क्या हुआ, हमारी कंपनी, हर सरकार यही करती है, अलाउ फ्लेक्सिबल ऑफ लेबर्स, हमेशा लेबर के साथ ही क्यों गलत होता है। लेबर्स के लिए हम देखते हैं कोई भी कंपनी आती है, कुछ भी आती है, लेकिन लेबर्स के लिए कोई कानून बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाता है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने अलाउ किया, क्या भैया, कंपनी ने बोला हमें एक तीसरा वादा और चाहिए आपसे। क्या चाहिए, 2 वादे तो आपने कर दिए, लेकिन तीसरा वादा और चाहिए। हमने बोला बोलो भैया क्या चाहिए। तो भैया उनने क्या बोला, उनने ये बोला हमें चाहिए भैया लेबर्स लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आप वो अलाउ कर दो। तो उन्हें भैया बोला क्या चाहिए बताओ। उन्हें क्या, भैया हम रेगुलर जॉब नहीं देंगे, रेगुलर जॉब पे नहीं रखेंगे, ठीक है। उन्हें बोला ठीक है, कर दिया हमने अलाउ, चलो ठीक है। दूसरा बताओ, उन्हें बोला ये फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं रहेगा, इसमें हम भली 24 घंटे काम कराएं, लेकिन आपको कोई आपत्ति नहीं होगी।
उन्होंने बोला चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ले लो तुम। कंपनी ने तीसरी बात तो रख दी कि भैया फिक्स वेजेस नहीं होंगे। तो मतलब क्या फिक्स वेजेस, मतलब क्या, वेतन तय नहीं होगी, हम कितनी भी वेतन दें, हम काम के आधार पर वेतन देंगे और ये वेतन फिक्स नहीं होगी। क्या नहीं होगी, मतलब सैलरी फिक्स नहीं होगी ना भैया। वर्किंग आवर्स मतलब टाइम, मतलब कितने घंटे काम कराना है वो हमारे ऊपर है, ये भी कोई फिक्स नहीं होगा। रेगुलर जॉब होगी नहीं होगी वो हमारे ऊपर होगा, आपके ऊपर नहीं होगा, उस पर कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो हमें अलाउ कर दो। तो भैया क्या करिए, हमारी जो गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया कि भैया फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉज, मतलब इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप रेगुलर जॉब दो ने दो, वर्किंग आवर्स पूरे कंप्लीट हो नहीं हो, कितने घंटे आप काम कर रहे हो, हम उससे कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे, और फिक्स वेजेस कितना वेतन दे रहे हो हम उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे। लेकिन भैया तुम हमारी देश में आ जाओ, कंपनी कारखाने लगा दो, बस इतना हमारी गवर्नमेंट ने इनसे को अलाउ कर दिया। अब ये सब चीजें हमने क्या पढ़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे, कि भाई इन्होंने गवर्नमेंट ने खोला, बाहरी कंपनी को अट्रैक्ट किया आने के लिए, उन्होंने भैया सारी सुविधा प्रोवाइड करवाई बाहर के देशों को, और जो लेबर लॉस थे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए उन्हें रेगुलर जॉब की डिमांड मना कर दी, अलाउ कर दिया कि भैया ठीक है तुम अपने हिसाब से जानो, वर्किंग आवर्स तुम कितने घंटे काम कराओ, 24 घंटे कराओ, हमें कोई मतलब नहीं है, और फिक्स वेतन जितनी तुम्हें देना हो हम भी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसमें सब चीजों में उन्होंने अलाउ कर दिया कंपनियों को। तो दोस्तों ये था हमारा कंसेप्ट इकोनॉमिक जोन्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, तो दोस्तों हमने उसमें देखा कि किस तरह से लेबर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कंपनियों के द्वारा और सरकार के द्वारा अलाउ कर दिया गया। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये जो लेबर्स लॉज बनते हैं कंपनी के द्वारा, तो वो कंपनी लेबर्स के फेवर में नहीं होते, वो किसके फेवर में होते हैं, फेवर में होते हैं, वो कंपनीज के फेवर में होते हैं, ना कि हमेशा लेबर्स के फेवर में होते हैं। तो हमेशा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि भाई कंपनी का आप अगर उनके फेवर में भी कर रहे हो तो कम से थोड़ा लेबर्स के लिए भी लॉज रखो, उस पर थोड़ा हस्तक्षेप जरूरी है गवर्नमेंट का भी, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या, नहीं तो ये बड़ी बड़ी कंपनी मनमानी करने लगती है। हमेशा बाहर की कंपनी आ रही तो वो अच्छा है, हमारे देश में वो काम कर रही है, वो अपने उत्पादन कर रही है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे लेबर्स के साथ भी अगर कुछ गलत होता है तो वो भी गलत है। तो गवर्नमेंट को दोनों के साथ फेयर रहना चाहिए, है ना, तो तभी ग्लोबलाइजेशन के साथ फेयर हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा जैसे गवर्नमेंट, जैसे मोदी जी का भी आया था मेक इन इंडिया, उसके तहत बाहर की कंपनियों को अलाउ किया गया कि भाई हम सारी सुविधा देंगे। तो ऐसी बाहर की कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करें और कि हमारे इधर प्रोडक्शन करें आप लोग, हम हर सुविधा देंगे आप सभी को। तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ मोदी जी को ध्यान देना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ क्या होता है, जब लेबर के साथ फेयर होगा तो ग्लोबलाइजेशन के साथ फेयर होगा, है ना। तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट उसके फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या स्टेप करती है, क्या क्या स्टेप अपनाती है। तो भाई क्या करती है, तो गवर्नमेंट शुड मेक लेबर्स लॉस, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, भाई क्या करना चाहिए फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, तो गवर्नमेंट को एक ऐसे मतलब लेबर लॉस बनाने चाहिए जो फेवर में हो, किसके फेवर में हो, लेबर के फेवर में हो। हमेशा गवर्नमेंट को लेबर लॉस ऐसे बनाए कि भाई उनके लिए कानून ऐसा बनाए लेबर्स के लिए जो फेयर, हमेशा लेबर्स के फेवर में हो, किसके हो, लेबर्स के फेवर में हो, ना कि कंपनियों के फेवर में हो। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इसको इस ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे कानून को ऐसे इंप्लीमेंट करना चाहिए, प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना चाहिए हर कंपनी के ऊपर लेबर लॉस को, ठीक है दोस्तों। ऐसे में क्या होता है कि उन लेबर्स के साथ गलत नहीं होता है, उनके साथ मनमानी घंटे काम नहीं करवाया जाता है फिर, है ना। अगर गवर्नमेंट सख्त रहेगी, थोड़ा कंपनी पे भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगी तो क्या होगा, तो ये मनमानी काम नहीं कराएंगे और वेतन भी टाइम पे देंगे, और है ना जॉब सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि भाई कि आप कंपनी के साथ अनफेयर करो, लेकिन दोनों के साथ फेयर करके चलो। तो हमेशा गवर्नमेंट का स्टेप ये होना चाहिए। गवर्नमेंट सेकंड हमें क्या है, तो सेकंड ये गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स। तो दोस्तों गवर्नमेंट को ना थोड़ा ना स्मॉल प्रोड्यूसर्स पे ध्यान देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो छोटे छोटे उत्पादकता छोटे छोटे शहरों में होते हैं, कंपनियां कारखाने होते हैं, उनको थोड़ा उनको लोन के साथ साथ उनको क्या है, उनको सुविधा देनी चाहिए। भाई उनको जो लोन सुविधा है टैक्स के ऊपर सुविधा देनी चाहिए, लोन पर देनी चाहिए। जो अगर उनको जो लोन लगता है, भाई ये छोटे छोटे कारखाने, अगर हम चाइना की, अगर आप कभी चाइना के बारे में पढ़ोगे तो वहां की गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा जो छोटे छोटे कारखाने थे उनको मतलब लोन सबसे ज्यादा प्रोवाइड करवाते थे और बिना टैक्स के। तो जो दोस्तों क्या होता था, तो उनसे टैक्स भी बहुत कम वसूला जाता था। तो हमेशा प्रोड्यूसर्स, ऐसी स्मॉल प्रोड्यूसर्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। बाहर की कंपनी को क्या करना चाहिए, उन पर ट्रेड बैरियर्स लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, आप गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, यूजिंग ट्रेड बैरियर्स, मतलब ट्रेड बैरियर्स को लगाना चाहिए। कुछ हद तक तो लगाना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को कुछ हद तक तो लगाना चाहिए। इससे बाहर की कंपनियों को थोड़ा दूरी रखना चाहिए अपने देश से थोड़ा। उससे होता क्या है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स को पनपने में, मतलब उनको बढ़ने में उनको सपोर्ट मिल जाता है गवर्नमेंट का।
तो हमेशा ट्रेड बैरियर्स का यूज करें, बाहर की कंपनियों को ज्यादा नहीं तो कम से कम तो करें ही करें, क्योंकि स्मॉल प्रोड्यूसर्स में आगे बढ़ने के चांसेस रहते हैं, उनको सपोर्ट मिल जाता है और कंपटीशन कम हो जाता है। तीसरी हम बात करते हैं गवर्नमेंट कैन अलाई विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। दोस्तों तीसरा में ये पॉइंट है भाई कि डेवलपिंग कंट्रीज को इकट्ठा हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि भाई जो मनमानी चलती है जो डेवलप्ड कंपनी की मनमानी चलती है ना डब्ल्यूटीओ में, और अपने हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं, ठीक है, और हमेशा विकसित देशों की डेवलपिंग कंट्री की हमेशा ये लोग मार के रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या करना चाहिए, डेवलप्ड कंपनियों के प्रति, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है इन्हीं की मनमानी चलती है, सब कुछ राज इनका चल रहा है डब्ल्यूटीओ में, तो भाई डेवलपिंग कंपनी को, डेवलपिंग कंट्रीज को इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए अपने साथ डेवलपिंग कंट्रीज को इकट्ठा करके क्या करना चाहिए, इनके स्वामित्व को, जो डेवलप्ड कंपनी है, विकसित देश है, इनके स्वामित्व को कम करना चाहिए, इनके खिलाफ थोड़ी लड़ाई लड़ना चाहिए, फाइट करनी चाहिए, जिससे कि डब्ल्यूटीओ पे इनकी मनमानी नहीं चले और हमेशा मतलब जो फेयर हो, हमेशा डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी थोड़ा फेयर हो। और डब्ल्यूटीओ को भी सोचना चाहिए कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज के साथ फेयर हो रहा है तो कम से कम डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी फेयर हो, तभी हमारा ये फेयर ग्लोबलाइजेशन की कॉन्सेप्ट सही होगा और फेयर ग्लोबलाइजेशन के साथ सही होगा। तो हमेशा डेवलपिंग कंट्री को अपने एकजुट में रहना चाहिए, सभी डेवलपिंग कंट्रीज को इकट्ठा रखना चाहिए, जिससे कि डेवलप्ड कंपनी अपनी मनमानी ना चला पाए। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, हमने सारे स्टेप, हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा, सारे कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से डीपली अपने एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, और अगर नहीं हुआ तो कोई डाउट हो तो आप नीचे जरूर पूछना कमेंट बॉक्स पे। और अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 5th चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और बढ़िया एक्सरसाइज करते रहो। तब तक लिए बाय बाय।